दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर एक नदी है और इस नदी का हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। आप इधर ही रह करके नदी का चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि आपको उधर नहीं जाना है। आप चेन चला करके, फीता चला करके जो मापने वाला विधि अपनाते हैं जमीन पर, वैसा नहीं करना है। आप इधर ही रह करके इस नदी का चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। बस वही तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। आपको इस नदी में चेन चलाने की, जरीब चलाने की, फीता चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर ही दिमाग लगा करके, इधर ही रह करके नदी का चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हम मानते हैं पॉइंट ए। यहां पर क्या है, एक है पॉइंट जिसका नाम क्या है, ए है। आप कहेंगे कि इस पॉइंट ए को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि वो पॉइंट ए है। अगर हम उधर नहीं जाएंगे तो पॉइंट ए कैसे हम समझेंगे। देखिए अगर उधर कोई पेड़ होगा या कोई पत्थर होगा जो आपको इधर से उधर दिखता हो, एकदम अच्छा से दिखता हो, चाहे वह पेड़ है या फिर कोई झुंड है कोई चीज का, क्लियर, या फिर कोई पत्थर है या जो कुछ भी है, आपको सही से दिखता हो और ज्यादा बड़ा ना हो, उसको आप एक पॉइंट मान लीजिए। मान लिए, कोई दिक्कत। अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। यही क्या है, नदी का चौड़ाई है, ए बी, है कि नहीं। चलिए यहां पर हम रेखा खींच ही देते हैं, ऐसे करके ए से बी तक क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ए बी का दूरी चाहिए, सीधा नहीं हुआ, ए बी का डिस्टेंस हमें चाहिए, है कि नहीं। अब ये सब काम जो है आप नदी में चलकर नहीं करना है, आपको अपने फील्ड बुक में या फिर डायरी में करना है कि नहीं। अब करना क्या है, ये पॉइंट बी से आपको थोड़ा सा पीछे चले जाना है। पीछे चले जाना है जिसको हम मानेंगे पॉइंट सी। सपोज कीजिए यहां पर क्या है, एक पॉइंट है सी। अब सी क्यों गए, इसीलिए गए ताकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए। देखिए प्रक्रिया का आपको समझते चलना है, प्रक्रिया को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर चौड़ाई ज्ञात आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो प्रक्रिया को आप समझ लें बारीकी के साथ। अगर दलदल जमीन रहेगा तो भी आप चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कोई वैसा जगह है जहां पर हम चल नहीं सकते हैं तो भी आप इस प्रक्रिया के द्वारा चौड़ाई उस चीज का ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि भाई नदी का चौड़ाई ज्ञात करने का टॉपिक है तो नदी ही तक सिमट के रह जाएगा, ऐसा बात नहीं है। दलदल जमीन है तो भी चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा, या फिर ऐसा जगह है फसल लगा हुआ है तो फिर वो भी, वहां पर भी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको समझना चाहिए बारीकी के साथ, ठीक है। तो पॉइंट ए बी तो ये पहले से डिफाइन है, नदी में हम लोग अपने से मान लेंगे। हम पीछे चले जाएंगे सी और इधर क्या बनाएंगे, समकोण, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड भी समकोण बना सकते हैं या फिर राइट साइड भी। देखिए जगह मेरा इधर है इसीलिए हम राइट साइड ही क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। चलिए इधर हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन काल्पनिक खींचते हैं जो इधर जाएगी और यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन 90 डिग्री का एंगल तो वैसे नहीं बनेगा, हम आपको एक तरीका बताए हैं कि मान के चलिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप क्या कीजिए, 3 4 5 3 4 5 इस ट्रिपलेट का, या फिर 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 6 8 10 का प्रयोग कीजिए। या फिर आप 3 तिया 9 या फिर 6 दूना 12 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। इस ट्रिपलेट का, जो भी ट्रिपलेट का आपको उपयोग करना है उस ट्रिपलेट का उपयोग करके यहाँ पर समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए आप ये वाला प्रयोग कर रहे हैं 6 8 10 का, मतलब कि यहां पर जो लंबी भुजा है 10, ये क्या है, विकर्ण है, और ये 6 8 क्या है, आधार और लंब है। मतलब कि इधर आपको मान के चलिए 6 कड़ी लेना है और इधर 8 कड़ी लेना है। मान के चलिए कि यहां से हम मापे तो 6 कड़ी यहां आया, फिर 8 कड़ी देखिए यहां आया। जब ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएं तो हो गया कितना, 10 कड़ी हो गया। इसका मतलब कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर क्या करना है, एक पॉइंट तो यहां पर सी था ही, एक पॉइंट और ये वाला मिला, बस इसी के सीधे में आपको लाइन को आगे बढ़ा देना है तो यहां पर समकोण बन जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर ये सब चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लगता है कि आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखते हैं। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। या फिर मान के चलिए 12 16 20 है, आप कड़ी या फिर फीट या फिर मीटर जिस इकाई में मापना चाहें, आप समकोण बनाना चाहें माप सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। जैसे 12 16 20 है तो इधर ले लीजिए 12 फीट, इधर ले लीजिए 16 फीट, और देखिए कर्ण 20 फीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट को आप इधर दायां बायां कीजिए, जब हो जाएगा
तो फिर समझिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर इसी पॉइंट यहाँ पर झंडी गाड़ दीजिए, यहाँ पर तो एक झंडी गाड़ा ही रहेगा, फिर ऐसे करके सीधा आगे ले जाइए, है कि नहीं। अगर 2 पॉइंट हमें मिल जाएगा, 2 पॉइंट, तो फिर लाइन को एकदम सीधा ले जाना सिंपल सी फंडा है कि नहीं। ये दोनों लाइन को मिला देंगे तो एकदम सीधा ही जाएगा लाइन, एकदम निश्चित है। ये सब चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, सीधा चला गया इधर, है कि नहीं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इधर हम एक पॉइंट मान लेते हैं डी, यहाँ पर है एक पॉइंट, यहीं पर मान लेते हैं, है कि नहीं। ये पॉइंट क्या है, डी है। यहाँ पर भी हमें समकोण बनाना है, लेकिन करेंगे क्या, इधर बनाएंगे, इधर वाला भाग में, सही बात, समकोण बनाएंगे। अब समकोण अगर इधर हमको बनाना है तो लाइन जो है, काल्पनिक लाइन इधर जाएगी नीचे की तरफ, सीधा है कि नहीं है। चलिए टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल समझना है। चलिए इधर चला गया, इधर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनेगा, आप ये सब ट्रिपलेट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम 12, 16, 20 या फिर चलिए 6, 8, 10 का ही प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, 6 कड़ी इधर, 8 कड़ी इधर, और देखेंगे कि कर्ण जो है वो 10 कड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई दिक्कत। आप ट्रिपलेट का यूज करके वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। राइट एंगल का जरूरी नहीं है, हम इसके पहले आपको राइट एंगल के मदद से समकोण बनाते हुए हम नदी का चौड़ाई करना सिखाए थे। अगर आपको राइट एंगल चलाना नहीं आता है, बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाती है, तो एकदम ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल है और आप फीता जरीब से ये प्रक्रिया को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया, पॉइंट डी हमें मिल गया। आपको करना क्या है, ये जो सी डी 2 पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पर पॉइंट की जगह पर आप झंडी को गाड़ के रखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। जैसे कि पॉइंट ये है, यहाँ पर तो झंडी हम नहीं गाड़ सकते, वहाँ पर समझिए कोई पेड़ है या कोई पत्थर है, जो कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पर है, बी के पास आप झंडी गाड़ दीजिए, सी के पास झंडी गाड़िए, डी के पास झंडी गाड़िए। झंडी गाड़ने से होता क्या है कि सब चीज़ें एकदम आराम से दिखती है और काम भी थोड़ा आसान लगता है कि नहीं। या फिर नहीं बिगाड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब मज़ा नहीं आता है कि नहीं। तो झंडी को रखना अमीन को बहुत ही जरूरी है। चलिए अब यहां पर करेंगे क्या, हम ये दोनों यानी CD के बीच में एक पॉइंट मानेंगे, एकदम बीचों बीच में, है कि नहीं। यानी CD को क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। अब एक पॉइंट हम मान लेंगे यहां पर, समझिए बीच वाला जो पॉइंट है ये है, और इसका नाम दे देंगे E। कोई दिक्कत है यहां तक, हम एकदम CD के बीच में एक पॉइंट लिए हैं E। अब आपको करना क्या है, ये रेखा जो इधर गई है, अब यहां पर इधर आपको वैसा पॉइंट लेना है ताकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम एक सीध में रहे। बस ये भाई, जैसे इधर जो हम गए हैं इधर, तो करना क्या है, ऐसा पॉइंट इधर लेना। मान के चलिए ये वाला पॉइंट यहां पर लिए आप, तो यहां से आप देखेंगे और इस झंडी को देखेंगे और उस चीज को देखेंगे। अगर एक सीध में आ रहा है तो ठीक है, अगर एक सीध में नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे जाइए या फिर पीछे जाइए। जैसे एडजस्ट होना है, आगे पीछे होना है, इसी लाइन पर आप हो सकते हैं। उसके बाद में ये तीनों लाइन जो है, मतलब कि तीनों बिंदु जो है वो संरेखी होना चाहिए, एक ही रेखा पर मौजूद होना चाहिए। हालांकि फिर यहाँ पर हमको नीचे चला जाएगा ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट को हम उधर ले लेते हैं ताकि मामला ऊपर में ही सिमट जाए, नहीं तो फिर हमको स्लाइड करना पड़ेगा। चलिए मान के चलिए पॉइंट ई जो है ये यहाँ पर है, ठीक है, बीचों बीच है, ये बीचों बीच है, आपको दिखे या ना दिखे, बीचों बीच ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और इधर हम कर देते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। अब यहाँ पर हम ऐसा पॉइंट चूज कर लिए हैं, चलिए कहाँ गया, हाँ, ऐसा पॉइंट हम इधर चूज कर लिए हैं जिसका नाम F रहेगा, और मिला के देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सीधे इस पॉइंट से होते हुए जाएगा। देखिए हम बोले थे ना कि दिक्कत होगा हल्का सा, चलिए यहाँ पर मिला करके ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से मिला देते हैं। ये क्यों दिक्कत हुआ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए नीचे जगह नहीं है। अगर जगह होता तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो लाइन है हम इधर ही इस पॉइंट से पार नहीं करवाएं। समझिए कि पॉइंट यहाँ पर है, जगह कम, अरे सॉरी, ये पॉइंट ई जो है ये यहीं पर है, ठीक है, ये बीचों बीच वाला पॉइंट है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीचे जगह नहीं था। जगह अगर रहता तो ये वाला लाइन जो है एकदम इसी तरह से होते हुए नीचे चले जाता, है कि नहीं। अब आपको यहाँ पर चीज़ें एकदम समझनी है, अब उल्टा पलटा नहीं समझ लेना है। चलिए अब ऐसा हो गया, ऐसा कर लिए। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर मिला है, जा करके मिली है ये वाला रेखा, उसका नाम हम दे देते हैं F। अब यहीं तक आपको काम करना है, मामला सॉल्व हो गया।
अब मामला सॉल्व कैसे हुआ, क्या करेंगे भाई, कैसे सॉल्व हो गया। अगर आप प्रक्रिया को सही ढंग से समझ गए होंगे तो फिर नदी का चौड़ाई समझिए ज्ञात हो गया। आप क्या कीजिए, यहां से डी से लेकर के एफ तक का, डी से लेकर के एफ, डी से लेकर एफ तक का जो भी होगा लंबाई, लेंथ, वही होगा ए से लेकर सी तक का लंबाई, ए से सी तक का, ठीक है। डीएफ बराबर हो जाएगा एसी। चलिए यहां पर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है त्रिभुज ए सी ई, समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ए सी ई, तथा एक त्रिभुज और बन रहा है डी ई एफ, ये वाला। चलिए लिख देते हैं त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहां में लिखते हैं, यानी त्रिभुज ये और ये में क्या है, ये वाला एंगल यानी ए बी सी, क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर है कोण ई डी एफ के, कोण ई डी एफ के, है कि नहीं। एकदम सिंपल सी बात है, यहां पर भी समकोण बन रहा है, यहां पर भी समकोण बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, वो ये वाला एंगल के बराबर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। चलिए अब उसके बाद में देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं और ये जो रेखा है और ये वाला रेखा एकदम सीधी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अगर बराबर होगा, बराबर कैसे होगा पता है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, या फिर ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा। आप इसको क्या मान लीजिए, दो रेखा मान लीजिए, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और इसको आप तिर्यक रेखा मान लीजिए, तो ये वाला और ये वाला जो कोण है बराबर हो जाती है, ऐसी भी है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहीं से आप समझ जाएंगे। तो लिखेंगे कोण ए ई सी, कोण ए ई सी बराबर है कोण डी ई एफ के, कोण डी ई एफ के। यहां दो चीज, दो एंगल हमें बराबर मिल गया। तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गया, तो 100% गारंटी है कि नहीं। अब अगर ये खाली केवल अगर एंगल बराबर हो तो वो चीज, जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम नहीं होते हैं, वो समरूप कहलाते हैं। तो उसमें भुजा भी शामिल होना चाहिए, है कि नहीं। तो समरूप और सर्वांगसम आपको समझ में आ रहा है, शायद समझ में ना आ रहा होगा, 9th क्लास का चीज है। चलिए समझ जाएंगे, थोड़ा मोड़ा आपको यहाँ पर समझा ही देते हैं। देखिए यहाँ पर दो कोण बराबर हो गया है दोनों त्रिभुज का, एक भुजा भी बराबर है, कौन, सीई। सीई जो है वो बराबर है किसके, ईडी के, क्योंकि हम वैसा ही लिए भी थे, ईडी के। अगर ये तीनों कंडीशन आपको प्राप्त हो गया, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है, और ये वाला क्या है, सी है, ईडी, ये साइड है, मतलब कि भुजाएं हैं। अगर एंगल यानी दो एंगल और एक साइड दो त्रिभुज में बराबर हो तो फिर समझिए कि वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम यानी सभी अंग समान, और एंगल जो होना चाहिए, जो भुजा बराबर है उसी के समरूप वाला एंगल होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये वाला, ठीक है। तो फिर वो सर्वांगसम 100% हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए सी ई सर्वांगसम। देखिए बराबर लिख करके ऊपर में ऐसे कर दिया जाता है, इसका साइन होता है सर्वांगसम। किसके है, ए त्रिभुज डी ई एफ के। देखिए ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप शॉर्ट में बनाएंगे तो केवल आप ये प्रक्रिया अपना दिए काफ़ी है। ये वाला लंबाई इसके बराबर हो गया, ये वाला चीज़ को घटा दीजिए, आपको चौड़ाई मिल गया। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है ताकि आपको कंसेप्ट तैयार रहे कि भाई आखिरकार ये वाला जो यहाँ पर लंबाई है वो इसके बराबर कैसे हो जा रहा है कि नहीं। चलिए देखने में लग रहा है छोटा, छोटा क्यों है सब समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बिंदु जो होना चाहिए था थोड़ा सा इधर। चलिए अब अगर सर्वांगसम है दो त्रिभुज तो उसमें जितने भी अंग हैं सर्वांगसम यानी सर्व अंग समान, सभी अंग समान होंगे। अब सभी अंग समान होंगे तो मतलब कि यहाँ पर इसीलिए लिखेंगे AC बराबर में क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। AC बराबर में क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। जितने भी संगत भुजाएं हैं, कोण हैं, सब बराबर होंगे अगर दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज हमें मिल गया, अगर सर्वांगसम है दो त्रिभुज तो आप ये वाला भुजा इसके बराबर बोल सकते हैं, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, सब कुछ है।
ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका से भी इस चीज को सर्वांग समता को ला सकते हैं और यहाँ पर इसके बराबर ये वाला चीज कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं, एकदम छोटा चीज है, छोटा चीज। चलिए AC बराबर में हमें DF मिल गया। नदी का चौड़ाई क्या था? AB था। नदी का चौड़ाई AB है, तो AB कैसे लाया जाए? तो हम जानते हैं कि AB बराबर में क्या हो जाएगा, AC माइनस कर देंगे BC को, AC माइनस BC, यानी ये यहां से लेकर यहां तक का जो भी लंबाई होगा उसमें से BC को घटा देंगे, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB बराबर में, देखिए AC बराबर में अगर DF है, यानी ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई बराबर है, हम नदी वाला तो लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इधर जमीन वाला हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? तो यही AC की जगह पर क्या लिख देंगे, हम DF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? DF। और माइनस में क्या हो जाएगा, BC। ये वाला भी हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये जमीन में है, नदी वगैरह यहाँ नहीं है, नदी तो इधर था। माइनस में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये वाला चीज को आप एक बार देखिए, बाकी बात आपको यही से हर चीज समझ आना है। यानी AB यानी नदी का चौड़ाई बराबर होगा ये वाला, मतलब कि DF का जो लंबाई है वो उसे माइनस करना पड़ेगा इस लंबाई को, तो आपको नदी का चौड़ाई मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी प्रोसेस से आपको बताए हैं, ठीक है। आपको ध्यान में जो प्रोसेस हम बताए थे कि भाई एक पॉइंट माने हैं, यहाँ पर पॉइंट माने, इधर एक C मान लिए हैं, यहाँ पर समकोण बना दिए, फिर यहाँ पर एक समकोण बनाए, फिर इसको इधर खींच लिए, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम एकदम संरेखी कर दिए, है कि नहीं? अब जैसे ही वो संरेखी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर होते हैं ऐसा तो फिर ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो नदी का चौड़ाई नहीं है, हमें चाहिए AB। तो AB ज्ञात करने के लिए हमें AC में BC को घटाना पड़ेगा। अब AC तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पानी है, हम ये वाला चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे क्योंकि ये वाला चीज़ इसके बराबर था, है नहीं? बस यही वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि AB जो भी होगा वो DF का जो लंबाई है उसमें से घटा देंगे BC को, तो फिर हमें नदी का चौड़ाई मिल जाएगा। यही बात था। अब यहाँ पर नदी ही केवल आपको समझना नहीं है, अगर दलदल जमीन है तो दलदल जमीन का भी आप चौड़ाई इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अगर फसल लगा हुआ है तो फसल का मतलब फसल लगा हुआ है तो वहाँ जरी वगैरह फीता वगैरह चलाएंगे तो फसल बर्बाद होगा। तो इसीलिए जो है आप ऐसा विधि अपना करके वहाँ पर कितना दूर तक फसल लगाया गया है उसका भी चौड़ाई आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।